Hello friends, welcome back to our last session of chapter number 4, that is supply analysis. Last session में हमने देखा था exception to the law of supply and उसके बाद हमने देखा था changes in supply and variation in supply. Okay, तो I hope आपको points में समझ में आ गए होंगे. जो आज हमें पढ़ना है वो थोड़ा अलग है, तो आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो उसके पहले आपको एक क्वेश्चन जो मैंने कल कंप्लीट नहीं किया था वो था आपका यू शुड नो वाला, दैट इज सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई का आपको मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. दोनों में फर्क क्या है थोड़ा आपको दिया है उन्होंने एक लाइन में. आपको बता दूं कि ये जो है ये ऑप्शनल है, आपको एग्जाम में इसमें सवाल नहीं पूछेंगे. ठीक है, बिकॉज अभी जो डिलीशन जो हुआ है उसमें ये निकाल दिया है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे. सप्लाई आपको पता है ऑलरेडी, सप्लाई इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, MICRO माइक्रो वाला कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल, जो होता है उसे सप्लाई कहते हैं. तो सप्लाई इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट. सप्लाई रेफर्स टू अ quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a particular price and during a particular period of time, उसे कहते हैं सप्लाई. ये तो आपको पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? तो इट इज अ मैक्रो कंसेप्ट है. इट रेफर्स टू मिनिमम, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स व्हिच एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमी में पूरे एंटरप्रेन्योर्स वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे, पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कितना अमाउंट, मिनिमम कितना अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको मिलना चाहिए अपने सेल से, उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई. तो कोई भी सेलर मिनिमम अमाउंट कितना एक्सपेक्ट करता है, जितना उसको कॉस्ट लगा होता है ना, जितना उस सेलर को कॉस्ट लगता है प्रोडक्शन करने के लिए, उतना मिनिमम अमाउंट क्या करता है वो अपने सेल्स से एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट खर्चा तो निकल जाए मेरा. ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो दैट इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट. हाँ, लेकिन अभी आपको याद नहीं रखना है बिकॉज सिलेबस में से आपको निकाल दिया गया है. ओके, चलो अभी आज जो हमें पढ़ना है दैट इज कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू के एंड कॉस्ट के जो कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट है कॉस्ट में एंड 3 कंसेप्ट है रेवेन्यू में. इस टोटल 6 कंसेप्ट में पढ़ने हैं, जो कि बहुत सिंपल है. हाँ, लेकिन एग्जाम के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो एग्जाम में आपको 2 तरीके से आ सकते हैं इसमें क्वेश्चंस. एक तो आपको डिफाइन वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें 2 मार्क के लिए पूछते हैं आपको, वहां पे आपको एक आधा पूछ सकते हैं, तीनों में से 6 में से कोई भी. या तो आपको ऑब्जेक्टिव में जनरली इस पे सवाल पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार इस पे से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उस हिसाब से करना है, उसको पढ़ना है. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट. देखो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की बात, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज व्हाट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप जो प्रोडक्शन करने में आपको जो एक्सपेंडिचर लग रहा है, आपको जो खर्चा लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, तो जैसा आपने बताया कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड लगता है, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, वो खुद का वो टाइम दे रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को खुद है, तो उस पर जो रेंट लगता है, जो वेजेस लगता है, जो इंटरेस्ट लगता है, और खुद का जो प्रॉफिट होता है, वो सब क्या है? दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो कॉस्ट इज व्हाट, जो आपको प्रोडक्शन करने में जो खर्चा लगता है उसे हम कॉस्ट कहते हैं. तो पढ़ेंगे, देखो हम. When an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various inputs like raw materials, labors, capital, etc. तो उसको यूज करना पड़ता है. He has to make payments for such inputs. उसे पेमेंट करना पड़ता है, right? So the expenditure incurred on these inputs is known as cost of production. तो इन इनपुट्स पे जो खर्चा हम करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, तो जो खर्चा आपको लगा है, आपने जो पेमेंट किया इनपुट्स को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट हो गया है, दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नीड ऑफ आउटपुट. आपको आउटपुट का अगर जरूरत ज्यादा है तो फिर जो कॉस्ट होता है उसका भी, इनपुट जो उसका कॉस्ट भी होता है फिर बढ़ता है ना. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट व्हिच आर एज फॉलोज. 3 टाइप के कॉस्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे. तो क्या क्या है देखो, दैट इज फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट, टोटल मतलब क्या? एग्रीगेट कॉस्ट.
सेकंड है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एंड तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट है ना, उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो पढ़ेंगे वन बाय वन, बहुत ही सिंपल है, पढ़ लेंगे हम। देखो टोटल कॉस्ट, टोटल में नाम में दिया आपको, टोटल मतलब क्या, एग्रीगेट, सम ऑफ ऑल, जिसे हम टोटल कहते हैं। तो आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो उतने यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल खर्चा लगा है उसे कहते हैं टोटल कॉस्ट कहते हैं। अब इसमें दो बातें आती है, टोटल कॉस्ट में दो बातें आती है, एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या बताया आपको मैंने, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नो व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, तो नाम में आपको दिया है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स मतलब क्या, ये ऐसा खर्चा है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द आउटपुट लेवल, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल के लिए हम समझेंगे, सपोज मैंने अगर क्लासेस में फर्नीचर बनाया है, तो क्लास में अगर एक बच्चा रहा तो भी मुझे फर्नीचर का जो कॉस्ट है उतने लगने वाला है, और 50 बच्चे रहे तो भी मेरा कॉस्ट उतना ही रहने वाला है, बराबर है। मैंने क्लासरूम रेंट पे लिया है सपोज एग्जांपल, तो क्लास का जो रेंट है मेरा महीने का सपोज 5000 रुपीज है, कितना महीने का, 5000 रुपए मेरा महीने का मुझे पेमेंट करना है, 5000 रुपीज पर मंथ। तो भाई मेरे क्लास में अगर एक बच्चा है तो भी मुझे 5000 रुपए देने हैं, 10 बच्चे आए तो भी मुझे 5000 रुपए देने हैं, और 100 बच्चे आए तो भी मुझे 5000 रुपीज ही देने हैं। मतलब मेरा कॉस्ट जो है वो क्या है, आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट चेंज हुआ तो भी वो कॉस्ट सेम रहता है, आउटपुट कॉस्ट, आउटपुट के हिसाब से कॉस्ट चेंज नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे कॉस्ट को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं, फिक्स, वो कॉस्ट कहता है फिक्स होता है, प्रोडक्शन के हिसाब से वो कॉस्ट चेंज नहीं होता है अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है। हाँ, दूसरा होता है, दूसरा कहते हैं टोटल वेरिएबल ना, वेरी होता है मतलब चेंज होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसा कॉस्ट जो आउटपुट के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है, उसे कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल क्लास का एग्जांपल हम ले रहे थे, तो उसमें सपोज मैं आपको जो नोट्स देता हूँ, प्रिंटिंग का जो मेरा खर्चा है नोट्स का, तो अगर एक बच्चा है तो मुझे नोट्स के कम खर्चा कम लगेगा, 10 बच्चे है तो मुझे ज्यादा प्रिंट करना पड़ेगा, तो खर्चा ज्यादा लगेगा, समझ आपको। तो ये जो खर्चा है नोट्स का, प्रिंट का, वो क्या है, जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे का मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा। मतलब एक कॉस्ट क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट प्रोडक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे फैक्ट्री में, जैसे फैक्ट्री में आप क्या करते हो, मशीन लेते हो, तो मशीन का जो कॉस्ट होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो लेबर होते हैं, उसका कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है, बिकॉज वो कॉस्ट आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। सॉरी, मशीन का कॉस्ट चेंज नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट, एंड लेबर एंड रॉ मटेरियल जो होता है उसका कॉस्ट चेंज होता है, बिकॉज आप जितना आउटपुट करेंगे उतना आपको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, उतना लेबर ज्यादा लगेंगे, तो वो कॉस्ट क्या होगा, चेंज होगा। और इसीलिए वो जो लेबर का कॉस्ट जो रहेगा, वेजेस, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। समझ में आ गया। ओके, तो टोटल कॉस्ट में दोनों आने वाले हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा और फिक्स कॉस्ट भी आएगा। दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म, है ना, जितना आप टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हो उसे कहेंगे टोटल कॉस्ट, बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको जितने फैक्टर्स लग रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो उन पे आप जो खर्चा कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट कहेंगे। टोटल कॉस्ट इज द सम, सम मतलब टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। आप आउटपुट के जो अलग अलग लेवल है, मतलब 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर क्या, 200 कर रहे हो तो क्या, 300 कर रहे हो तो क्या, तो अलग अलग जो आपका आउटपुट का लेवल रहेगा उसके हिसाब से आपको जो फिक्स कॉस्ट लग रहा है एंड वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, उसको आप जब उस लेवल पे ऐड करते हो तो आपको उस लेवल का टोटल कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। देखो टीसी, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, आपको फिर से इन्होंने दिया डिटेल में, देखो टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स, जो फिक्स फैक्टर्स पे लगते हैं। जैसा आपको बताया ना कि फर्नीचर पे लगा है, या आपको मैंने बताया कि
मशीन पे लगा है, उसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट, है ना, सच एज लैंड, उसके बाद देखो आगे मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जैसे सच एज लेबर है, रॉ मटेरियल्स है, पावर, फ्यूल है, एक्सेट्रा। तो जो चीजें प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है, उन चीजों पे आप खर्चा जब करते हो उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सो टोटल करोगे उसे आप। एंड फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ऐसे चीजों पे खर्चा जो क्या होता है, फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता है। समझा आपको? क्लियर है आपको? तो आप जब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सिंपल। सेकंड, एवरेज कॉस्ट। नो एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू, देखो एवरेज होता है मतलब पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट उसे कहते हैं एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। देखो पर यूनिट आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, पर यूनिट एवरेज उसे कहेंगे। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रखना, आपको पूछ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, या आपको अगर नोट्स लिखना है डिफाइन में तो आपको लिखना पड़ेगा। एवरेज एसी, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टीक्यू दैट इज टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। समझा आपको? हाँ, एग्जांपल आपको दिया, देखो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज 800 रुपीज, तो आपको 40 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 800 रुपए लग रहे हैं। 40 यूनिट प्रोड्यूस करने में आपको 800 रुपए लग रहे हैं। तो आपको अगर पूछा है कि एवरेज कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या कि एवरेज एक यूनिट प्रोड्यूस करने को आपको कितना खर्चा लगता है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना खर्चा लगता है, अगर आपको पूछा है तो आपका आंसर क्या आएगा? 800 रुपए लगे आपको डिवाइड बाय 40 क्वांटिटी, तो आपको मिल जाएगा कितना आएगा? 20 रुपीज पर यूनिट। मतलब क्या? आपको हर यूनिट को एवरेज बनाने के लिए 20 रुपए लगते हैं, तो 40 को कितने लग जाएंगे? 800 लग जाएंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हो। आपको टोटल दिया है तो आप एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज दिया तो टोटल निकाल सकते हो। तो सिंपल है। क्लियर? आगे देखो, थर्ड जो है पढ़ना आपको मार्जिनल कॉस्ट। नाउ मार्जिनल वर्ड का आपको मतलब ऑलरेडी पता है, मार्जिनल मींस होता है एडिशनल, कॉस्ट मतलब खर्चा। तो आपको एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो एडिशनल कॉस्ट लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, एडिशनल एक्सपेंडिचर लगता है, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। या आप कह सकते हो कि इट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। आपको पता चल गया होगा, चैप्टर में फर्स्ट में देखा ना, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितनी जगह पे हमने देख लिया अभी तक उसे? मार्जिनल यूटिलिटी देखा हमने, मार्जिनल कॉस्ट अभी देख रहे हैं, आगे मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ेंगे अभी उसके बाद तुरंत। तो मतलब है ना, और आप आगे जब पढ़ते हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक उसी कंसेप्ट होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप क्या करते हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, और डिसीजन आप लेते वक्त इन चीजों का यूज करते हो। इसलिए क्या ना, मार्जिनल प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने उस टाइम पे बात की थी। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट इज अ मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो नेट एडिशन हुआ है उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक एडिशनल वन मोर यूनिट, आप एक एडिशनल वन एक्स्ट्रा यूनिट जब प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी वजह से आपके टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है, जो नेट एडिशन हुआ है, उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या? देखो सेम, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। याद है क्या आपको? सी के जगह पे आपने यू वर्ड यूज किया था पहले, यूटिलिटी के जगह पे, यहाँ पे आप सी वर्ड यूज कर रहे हो, आगे आप आर करोगे रेवेन्यू के लिए। बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बाकी पूरा सेम फॉर्मूला है। सिर्फ वहां पे यूटिलिटी था एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस 1 था। यहाँ पे कॉस्ट है तो एम सी एन इज इक्वल टू टी सी एन माइनस 1, फॉर्मूला सेम है।
इसका मतलब है क्या कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है एक एडिशनल यूनिट की वजह से, उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा कहो, दिस इज वन वे ऑफ डिफाइनिंग। सेकंड जो है उसका, और उसे कह सकते हो कि इट इज अ चेंज इन कॉस्ट, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है, एडिशनल कॉस्ट लगा है, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो, इफ द प्रीवियस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, देखो आप अगर 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका कॉस्ट कितना है, 200 रुपए है। और अगर आप 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो टोटल, तो आपका कॉस्ट कितना है, टोटल 250 टोटल कॉस्ट आपको दिया है। तो सवाल ये है कि 5th यूनिट के लिए कितना खर्चा लगा है। तो क्या है सिंपल फॉर्मूला, 5वें यूनिट का टोटल कॉस्ट माइनस n माइनस, मतलब चौथे यूनिट का टोटल कॉस्ट, 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट, ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट इज इक्वल टू 50 रुपीज। मतलब 5वें यूनिट को बनाने के लिए आपको 50 रुपए लगे हैं। किसका मतलब ये होता है, देखो एवरेज में और मार्जिन में बहुत बड़ा फर्क है। एवरेज मतलब कहते हैं सभी का मिला के होता है ना, वहां पे हम कहते हो पर यूनिट निकालते हो, यहाँ पे हम एडिशनल यूनिट का निकाल रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्लियर है, आपको समझ आ गया। और इसी तरह से हमें रेवेन्यू पढ़ना है। तो देखो आगे पढ़ेंगे हम, आपको दिया है देखो यहाँ पे, इफ द फर्म प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इन अ डे एंड इनकर्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ 30,000, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट। क्या करोगे आप, 30,000 टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट 600, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड जो है आपका है रेवेन्यू कंसेप्ट्स। अभी रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब होता है आपको जो मिल रहा है, जो मिलता है उसे रेवेन्यू कहते हैं, राइट। तो रेवेन्यू किससे मिलता है आपको, जब आप क्वांटिटी सेल करते हो एज अ प्रोड्यूसर। आप पहले प्रोड्यूस करते हो, वो खर्चा लगता है, तो हमने वो खर्चे के बारे में बात कर ली। अभी आप सेल कर रहे हो, तो सेल करने से आपको जो रिसीट मिलता है, जो रिसीट मिलने वाला है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है ना, तो रेवेन्यू किससे मिलता है, सेल से मिलता है। तो इसमें आपको तीनों कंसेप्ट पढ़ना है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, द टर्म रेवेन्यू refers to the receipts obtained by a firm from the sale of a certain quantities of commodity given at a given price in the market। मतलब सेलर जो है उसको जो रिसीट मिल रहा है, रिसीट जो मिल रहा है किससे, जो क्वांटिटी सेल करने से, है ना, पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जब वो क्वांटिटी सेल कर रहा है, उससे उसकी जो रिसीट मिल रहा है, उससे क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू मतलब रिसीट, जो आपको सेल से मिलने वाला है। आप जब बेचोगे चीजों को, आपको तब जो मिलेगा रिसीट, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेटेड टू टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो पढ़ेंगे सेम है, सिर्फ वहां पे कॉस्ट खर्चा था, यहाँ पे रिसीट हो रहा है, उतना फर्क है भाई, कंसेप्ट में थोड़ा भी फर्क नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू तो मतलब क्या, आपने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, वो आप जब सेल कर रहे हो, तो सेल से आपको जो रेवेन्यू मिलने वाला है, उसे क्या कहेंगे हम, टोटल रेवेन्यू कहेंगे। अभी कितना रेवेन्यू मिलेगा आपको, तो देखो एक दो बातें यहाँ पे रहती है। एक आपका प्राइस होता है, क्या आप कितने प्राइस पे बेच रहे हो। तो दूसरी चीज, आप कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो, है ना। प्राइस कितना बेच रहे हो, क्या प्राइस से बेच रहे हो, दूसरा कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो। एग्जाम्पल, सब आपके प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपए है, कितना है, 1 रुपए आपका प्रोडक्ट का प्राइस है। और आप सपोज 10 क्वांटिटी बेच रहे हो, कितना बेच रहे हो, 10 क्वांटिटी बेच रहे हो, प्राइस 1 रुपए है, क्वांटिटी 10 रुपए है, क्वांटिटी 10 क्वांटिटी है, तो आपको कितना रुपए मिलेगा। सिंपल है, कैसे करोगे आप, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आप जब करते हो तो आपको क्या मिलता है, कितना रेवेन्यू आपको मिलेगा, सेल से आपको मिलता है, राइट। तो देखो हम बात करेंगे, तो फॉर्मूला था प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, चलो पढ़ेंगे। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड्स, देखो टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग, सेल से, बाय सेलिंग कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस, जो भी गिवन प्राइस है
उस पे आप जितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो उससे आपको जो प्रोसीड मिला है, जो अमाउंट मिला है, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो इट इज क्या है, इट इज अ टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। ये टोटल इनकम है। देखो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अलग होता है और रेवेन्यू अलग होता है। प्रॉफिट आप जब बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाट प्रॉफिट। हम प्रॉफिट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स। आप सिंपल भाषा में, हमारी भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में उसे आप सेल्स कह सकते हो, टोटल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल्स मतलब क्या, आपको रेवेन्यू कहना है वहां पे, इस जगह पे। तो देखो टोटल, इट इज अ टोटल इनकम ऑफ द फर्म, ये आपका टोटल इनकम है, प्रॉफिट नहीं है। इनकम में से आपको खर्चा माइनस करना पड़ता है तो आपका प्रॉफिट आता है, पता है आपको। टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कैसे निकालोगे आप, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है। मेरे को बताया आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज इस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, और 2 मार्क के डिफाइन अगर पूछ ले, डिफाइन टोटल रेवेन्यू, तो आपको सारे फॉर्मूले वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल आपको दिया, देखो इफ अ फर्म सेल्स 15 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, कितने हैं, 15 यूनिट्स है, एंड प्राइस कितना है, एट ₹200 पर यूनिट, 200 रुपए पर यूनिट पे आप बेच रहे हो, तो कितना आपको रेवेन्यू, तो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, तो क्या आएगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस कितना है, 200 रुपए, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 15, तो कितना आएगा, 3000 रुपीज, ये आंसर आएगा। 3000 के आपका टोटल रेवेन्यू है। समझ में आ गया, सिंपल। नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, है ना। आप जो आउटपुट सेल कर रहे हो, तो आपको जो पर यूनिट एवरेज मिल रहा है, पर यूनिट जो आपको मिलता है रेवेन्यू, उसे कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। आप जो आउटपुट सेल कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, उसका पर यूनिट आपको कितना मिल रहा है, पर यूनिट, दिस इज द एवरेज। इट इज ऑब्टेन, एवरेज आपको हमेशा कैसा मिलता है, डिवाइड करके आपको रेशियो निकालना पड़ता है। तो डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। समझे आपको, जैसे आपकी सिंपल है, आप एवरेज में कैसे निकालना, आपको रेशियो निकालना होता है हमेशा। जैसे आप आपके परसेंटेज निकालते हो, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। टोटल कितने मार्क्स टोटल मिले आपको, डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट्स आपके थे, तो आपको मिलता है कि मार्क्स पर सब्जेक्ट। वैसे आपको क्या मिल रहा है, रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या देखो, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, टोटल रेवेन्यू TR अपॉन TQ, TQ मतलब टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, समझ में आएगा आपको। एग्जांपल दिया देखो इन्होंने, कि सपोज आपने 15 यूनिट बेचे हैं, एंड आपको मिला है टोटल रेवेन्यू 3000 रुपए, तो क्या करोगे आप, 3000 डिवाइड बाय 15, आपको क्या मिल जाएगा, पर यूनिट कितने बेचा होगा आपने, 200 रुपए में बेचा होगा, आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, इसलिए मैं कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आया कुछ भी कंसेप्ट, तो आप मुझे तुरंत उसी दिन पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। देखो अभी मार्जिन मतलब क्या, एडिशनल रेवेन्यू, किससे मिलेगा, सेल करने से मिलेगा। तो आप दो तरीके से बोल सकते हो। पहला हम बात करेंगे, इट्स अ नेट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, नेट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट। टोटल रेवेन्यू में जो नेट एडिशन हुआ है, एक एडिशनल यूनिट सेल करने की वजह से, उसे हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज वन वे, दैट इज टोटल में जो चेंज हो रहा है उस तरह से हम कहते हैं। तो दूसरा जो होता है कि इट इज एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड, एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से आपको जो एडिशनल रेवेन्यू मिला है, उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। सिंपल है, तो कंसेप्ट पूरा सेम ही है, कॉस्ट ऐसा ही, सिर्फ कॉस्ट में खर्चा लग रहा था या को पैसा मिल रहा है, इतना फर्क है। खर्चा प्रोडक्शन में लगता है, रेवेन्यू सेल्स के बाद होता है, तो ये फर्क है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो नेट एडिशन जो टोटल रेवेन्यू में हो रहा है, एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने की वजह से, उसे कहेंगे
व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला देखो, कुछ फर्क लग रहा है कि आपको? फर्क सिर्फ आर में रहेगा। तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी देखा आपने, बाद में मार्जिनल कॉस्ट देखा अभी तुरंत, और अभी आप देख रहे हो मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1। ओके, क्लियर? चलो, तो आपको नीचे दिया है, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। MRN मतलब क्या होता है, TRN मतलब क्या होता है, TRN-1 मतलब क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, एग्जांपल आपको दे दो, इफ अ प्रीवियस टोटल रेवेन्यू ऑफ 20 टेबल्स इज 4000। हाँ, आपने 20 टेबल बेचे थे, आपका टोटल रेवेन्यू था 4000 रुपए। आपने 21 टेबल बेचे, आपका रेवेन्यू हो गया 4200 रुपीज। तो सवाल है कि आपने 21st जो टेबल बेचा है, एडिशनल टेबल, एक्स्ट्रा टेबल, 21वां टेबल, वो कितने में बेचा होगा, उससे आपको कितना रेवेन्यू मिला होगा। तो क्या करोगे आप, 4200 माइनस 4000, आपका आएगा 200 रुपीज पर टेबल। देखो, एवरेज एंड मार्जिनल सेम हो सकता है, हमेशा सेम रहेगा ऐसा जरूरी भी नहीं है। सेम हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ मार्केट आप डील कर रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम आएगा, बिकॉज आप जब एवरेज निकालोगे, एवरेज रेवेन्यू, तो 21 200 आएगा। कैसे आएगा, 4200 डिवाइड बाय 21, है ना। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 200 आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे सेम आ रहा है, बट हमेशा सेम आएगा जरूरी नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जनरली सेम आता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में सेम नहीं आता है। ठीक है, हाँ, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें यहाँ पे सिर्फ समझना है यहाँ पे कि निकालना कैसे है और कंसेप्ट होता क्या है। ओके, क्लियर है। तो मैं एक बार फास्ट आपको रिवाइज करके देता हूँ। हमने 6 कंसेप्ट देखे अभी यहाँ पे। फर्स्ट हमारा टोटल कॉस्ट, दैट इज व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट विच विल रिमेन फिक्स्ड, ऐसा कॉस्ट जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता है आउटपुट के हिसाब से, टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग वगैरह जो है। एंड दूसरा जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है ना। एग्जांपल उसमें है रॉ मटेरियल्स है, लेबर है, फ्यूल है, वो सब आएगा उसमें। टोटल कॉस्ट आपको पता है, तो टोटल कॉस्ट हो गया। सेकंड आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, है ना। आप जब जो गुड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, पर यूनिट आपको जो खर्चा लग रहा है, उसे एवरेज कॉस्ट कहेंगे। फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, टी क्यू, है ना। तो टी सी अपॉन टी क्यू, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। थर्ड हमारा मार्जिनल कॉस्ट, इट इज अ नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस्ड, है ना। एक एक्स्ट्रा यूनिट आप जब प्रोड्यूस करते हो, तो उसके हिसाब आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। ओके, हाँ, और फिर बाद में हमने तो 3 कंसेप्ट पढ़े। रेवेन्यू, रेवेन्यू किससे मिलता है, वो सेल से मिलता है। तो फर्स्ट आवर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज टोटल अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द गिवन आउटपुट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे आप, इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, है ना। तो प्राइस एंड क्वांटिटी को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा कि आपने कितना यूनिट बेचा है, मल्टीप्लाई बाय क्या प्राइस पे बेचा है, तो आपको टोटल कितना अमाउंट मिला है, आपको मिल जाएगा। सेकेंड देखा एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, है ना। पर यूनिट आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, मिल रहा है आप, रेवेन्यू रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, उसे कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। कैसे निकालोगे आप, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल आउटपुट सोल्ड। तो टी आर टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टी क्यू टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, एंड थर्ड जो है मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज अ नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड। एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हुआ है, उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1। क्लियर आपको चीजें? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट, जो हमने कंप्लीट
कर लिए हैं। अभी एक्सरसाइज के जो है ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, तो क्या करेंगे, मैं आपको इसी लेक्चर में दिखा देता हूँ कि आंसर क्या आएगा। आप पढ़ लेना, आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है ना। When supply curve is upward sloping, क्या मुझे आपको upward sloping है सप्लाई कर्व, its slope is, तो क्या होता है पता है आपको, पॉजिटिव होता है। अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव स्लोप, तो आपको पता है चीज, तो आंसर पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट बोला है, तो मूवमेंट मतलब आपको पता है एक तो एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। शिफ्ट में क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मूवमेंट में होता है क्या, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या आपको अपवर्ड बोला है, अपवर्ड मतलब ऊपर साइड में, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए क्या आएगा आपका एक्सपांशन आएगा आंसर, क्या आएगा आपका एक्सपांशन ऑफ सप्लाई आएगा, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, अपन ने आंसर्स यहाँ पे टिक करना पड़ेगा हमें। आंसर क्या आएगा हमारा, एक एक्सपांशन इन सप्लाई, ये वाला डी वाला, ठीक है। थर्ड राइटवर्ड शिफ्ट, क्या आपको राइटवर्ड शिफ्ट पूछा है, राइटवर्ड शिफ्ट, राइट साइड में शिफ्ट। अभी शिफ्ट मतलब आपको समझना है, शिफ्ट जब वर्ड आया इसमें दो आते हैं, एक तो इंक्रीज और डिक्रीज, फिर आपको समझ आएगा कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से आंसर आएगा। अभी राइटवर्ड है, राइटवर्ड मतलब क्या, राइट साइड में, तो मतलब राइट में कहाँ पे आता है, इंक्रीज में आता है, लेफ्ट में कहाँ पे आता है, डिक्रीज में आता है। आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखना है आपको, तो आंसर क्या आएगा आपका, इंक्रीज इन सप्लाई आएगा, ठीक है। Next, other things, other factors remaining constant when less quantity is supplied only due to fall in price. देखो आप क्वांटिटी कम सप्लाई कर रहे हो, प्राइस कम होने की वजह से, इट शोज, अभी प्राइस भी कम हो रहा है और सप्लाई भी कम हो रहा है, तो प्राइस में कम होने की वजह से अगर सप्लाई कम हो रहा है तो उसे कहते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। उसमें दो बातें आती है, एक तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब सप्लाई कम हो रहा है मतलब क्या उसे कहेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहेंगे। समझ में आ गया, इस तरह से आपको सोचना है। अगला, नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज, देखो नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बोला है, नेट एडिशन तो क्या होता है, बाय एक्स्ट्रा यूनिट। अब कोई तीन बातें देख के आपको ध्यान में आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे, तो आंसर का आपको मार्जिनल रेवेन्यू। देखो आप एक रेवेन्यू था इसलिए रेवेन्यू आया, कॉस्ट रहा होता तो, और यहाँ सेलिंग क्या, यहाँ पे प्रोडक्शन आया होता फिर, तो आपका ये आंसर आ सकता था फिर, ठीक है, अगर रहा होता तो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। नेक्स्ट, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, प्राइस राइजेस, एक्सपांशन में क्या होता है, प्राइस राइज होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्राइस फॉल्स, प्राइस फॉल्स, ठीक है। सेकंड, टोटल रेवेन्यू आपको ब्लैंक दिया है, और एवरेज रेवेन्यू का आपको होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल एवरेज रेवेन्यू का आपको फॉर्मूला दिया है, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो आपको पूछा किसका है, टोटल रेवेन्यू का पूछा, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, ओके। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपको फॉर्मूला दिया है टोटल कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट का क्या होता है पता आपको, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, ठीक है, आ जाएगा। फोर्थ, डिमांड कर्व डैश, सप्लाई कर्व अपवर्ड, फिर सप्लाई का अपवर्ड है तो डिमांड कर्व क्या होता है पता आपको, डाउनवर्ड। ये तो नहीं पढ़ा तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट, डैश चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन इन सप्लाई। देखो मतलब किसमें चेंज इन सप्लाई होता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन इन सप्लाई। यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, प्राइस इज कांस्टेंट। देखो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट कहां पे होता है, वेरिएशन इन सप्लाई में होता है, बराबर है। अदर फैक्टर कांस्टेंट कहां पे होता है, वेरिएशन सप्लाई में होता है। फिर चेंज इन सप्लाई में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है, बिकॉज वहां पे अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। तो को इस तरह से क्या करना, आंसर ढूंढने हैं, ओके। नेक्स्ट, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, आपको टर्म्स देना है, एक वर्ड में आपको आंसर देना है कि इस जो कंसेप्ट है उसको क्या कहेंगे। तो कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स क्या कहते हैं उसे,
टोटल आपको लिखना पूरा है, वहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट। आपको टीएफ से लिखेगा तो मार्क्स 0 मिलेगा, आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा लिखना पूरा, ठीक है। मैं यहाँ पे जगह के हिसाब से शॉर्ट लिख रहा हूँ। कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्या कहेंगे उसे हम, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। आपको जो कॉस्ट लग रहा है क्या कहेंगे उसे हम, एवरेज कॉस्ट कहेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट एडिशन जो कॉस्ट में हुआ है उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आ रहा है आपको, सिंपल है ना। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या कहेंगे उसे, एवरेज रेवेन्यू। सिंपल। चलो डिस्टिंग्विश तो आपको मैं नोट्स में दूंगा। ये जो है देखो सप्लाई में आपको ध्यान में रहा होगा कि प्राइस आपको दिया है बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। और देखो 200 दिया है, फिर यहाँ पे 300 दिया है, एक का गैप छोड़ के, और फिर 350 दिया है, मतलब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि क्या है, गैप कितने का रखना है आपको, 50 का रखना है। तो 250 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 400 आएगा, 450 आएगा एंड 500 आएगा। तो ये लॉजिकल है, आपको ध्यान में आ जाएगा। उस पर आपको ग्राफ बनाना है ना, रिलेशन जो है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का वो बताना है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो सिंपल था। अभी ये जो है आपको दिया है इंडिविजुअल सप्लाई दिया है, दिस इज मार्केट सप्लाई। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। तो डैश प्लस 20 प्लस 45 इज इक्वल टू 100। तो x यहाँ पे x बोलो, x प्लस 65 इज इक्वल टू 100। तो 100 माइनस 65 इज इक्वल टू x, कितना आएगा x, x आएगा आपका 35, ठीक है। तो कितना आएगा ये 35, ठीक है। वैसे आप 37 प्लस 30 प्लस 45 यहाँ पे लिख दो ना, 40 प्लस 95 कितना होता है, सॉरी 40 प्लस 55 95 हो जाएगा। तो 155 माइनस 95 जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे टेबल आप बना सकते हो, आप बना के देखना, नहीं आया तो मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है। तो बाकी तो बड़े क्वेश्चंस है जो आपको बुक में है, आपको कर लेने हैं। डिस्टिंग्विश के और एग्री डिसएग्री के जो क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, चलेगा। चलो फिर इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले वीक में हम अगला जो चैप्टर होता है दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसे हम कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ में पढ़ते रहो, डाउट्स जब भी होता है आप डाउट्स तुरंत पूछ लिया करो, फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो रुकते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।